वेलकम बैक टू द डेली आंसर राइटिंग, जहां पर हम प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को उठाते हैं और उन्हें लिखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है फिर से हम 2020 के पेपर 7 से ही उठाए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कैसे लिखा जा सकता था। तो यहां पर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के नियुक्ति तथा आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये कितने मार्क्स का है, ये 175 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आपको क्या याद रखना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिस फॉर्मेट से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे एक मेन बॉडी और लास्ट में हम फिर से लिखेंगे कंक्लूजन। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हर आंसर लिखने का रहता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम यहां लिखेंगे। पर इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें यदि आप देखोगे मेन बॉडी में बहुत सारे पार्ट पूछ लिया है। यानी कि सबसे पहले आप देखोगे आयोग का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया है, यानी कि किस तरीके का इसका गठन हुआ है, क्या ये संवैधानिक बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एक स्टेचरी बॉडी है, क्या ये वैधानिक बॉडी है, या तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यदि जो भी है तो यदि एक संवैधानिक बॉडी होती तो ये कौन से संविधान के आर्टिकल के अंदर होती, ये आपको बताना पड़ता। स्टेचरी बॉडी है तो कौन से लॉ के अंदर, कौन से विधान के से इस बॉडी का गठन किया गया है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद जो पूछा गया है अपॉइंटमेंट पूछ लिया है, यानी कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है तो और क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले कौन इनका अपॉइंटमेंट करेगा, हु एंड हाउ, ये दोनों चीज आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे पूछ रहा है कृति एवं शक्ति का वर्णन कीजिए, यानी कि हमें इसके फंक्शन। अब देखिए आमतौर पर पावर और फंक्शन में बहुत ही लिमिटेड डिफरेंस होता है, इसीलिए जो थर्ड चीज है हम एक साथ क्लब कर देंगे, पावर एंड फंक्शन, और उसके बाद हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन की बात लास्ट में करते हैं। अब देखिए जब ऐसी चीजों का आप इंट्रोडक्शन लिखें तो अब देखिए यहां पर 3 चीज ऑलरेडी पूछ चुका है। तो यदि हम इंट्रोडक्शन में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में लिखेंगे तो ऐसी चीजों का वर्णन करना पड़ेगा जो यहां पर नहीं मौजूद है। वरना क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं एनएचआरसी का गठन की बात कर लिया हमारे इंट्रोडक्शन में, तो क्या होगा कि मुझे फिर से जब मेन बॉडी शुरुआत किया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र करना पड़ेगा और फिर से वही चीज को रिपीट करना पड़ेगा। इसी वजह से बेटर स्ट्रैटेजी क्या है कि मुझे एनएचआरसी के बारे में इन तीनों चीजों के अलावा क्या पता है वो सोचूंगा और वो मेरा इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ताकि मुझे कोई भी चीज रिपीट ना करना पड़े। ये बात आई क्लियर में? अब देखिए इसी चीज में हो सकता है मेंस के प्रेशर में आपको एनएचआरसी से रिलेटेड कुछ और याद ना आए, तो आप एक जनरल ह्यूमन राइट का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग चीजों में शुरुआत करते हैं जैसे हम हर बार करते हैं। तो एक कंक्लूजन हो सकता है जहां पर हम मानव अधिकारों के बारे में बात करें, तो ह्यूमन राइट के बारे में आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो, ये पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है जो मानव आयोग है उसी के बारे में कुछ ऐसी चीज लिखे जो यहां पर ना पूछा गया हो। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि मानव आयोग का गठन क्यों किया गया, किस परिस्थिति में गठन किया गया, ये भी आप, तो वाई वॉज इट फॉर्म्ड, क्यों इसका गठन किया गया, ये भी आप लिख सकते हो। ये तीनों चीज यदि आप लिखते हो तो क्या होगा, आपका रिपीटेशन मेन बॉडी में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप थॉट प्रोसेस से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब जैसे कि यदि मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखूं तो ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स आर दोस इंट्रिंसिक राइट्स विच आर गिवन टू ह्यूमन एज अ मियर बीइंग अ ह्यूमन, यानी कि मानव राइट्स, मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के कारण मिलता है। ये किसी भी कंट्री, नेशनैलिटी, रेस, एथनिसिटी के बियॉन्ड है, यानी कि आप कोई भी कंट्री के में पैदा हुए हो, यदि आप ह्यूमन हो तो आप कुछ राइट्स एंजॉय करते हो, उसे ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। अब यदि मान लीजिए मैं एनएचआरसी के बारे में, मानव आयोग के बारे में लिखता हूं, तो इंट्रोडक्शन ऐसे हो सकता था कि एनएचआरसी क्या है,
एक लाइन में मैं लिखा कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स and is composed and is a multi-member body with chairperson and 5 other members. अब देखिए इसमें क्या हो गया, यहां पर मैंने दो चीजों को दिखा दिया कि एक लाइन में मैंने बता दिया कि इसका बेसिक काम क्या है, और ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था कि इसके कितने मेंबर्स हैं, बट मैंने यहां पर बता दिया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी जब मैं आंसर लिखूंगा इस क्वेश्चन का, तो ये बात बताने की नहीं रहेगी कि चेयरपर्सन और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, छोटी सी 3 लाइन के अंदर हो गया। अब अगली बात देखते हैं। अब एक एक चीज को हम उठाएंगे। अब सबसे पहले पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग देंगे इस चीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NHRC। ठीक है, तो गठन, मानव आयोग का गठन। अब यहां पर आपको क्या बताना है कि मानव आयोग का गठन कैसे हुआ, तो आपको बताना है मानव जो आयोग है वो एक स्टेचरी, NHRC इज अ स्टेचरी बॉडी। ठीक है, यानी कि एक मानव आयोग एक वैधानिक बॉडी है, जो विच वॉज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुई थी ये आपको लिखना पड़ेगा, इन 1993 बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये सारी चीजों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा तो बेटर रहता है। 1993 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि मानव आयोग एक वैधानिक संस्थान है जिसका गठन 1983 में हुआ था, बाय ये एक्ट के अंदर गठन हुआ था। इतना ही पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोग कंपोजिशन भी लिखते हैं, बट एक्चुअली कंपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो जो बॉडी का पहला पार्ट है वो इतना ही है, खत्म हो गया। अगला आता है अपॉइंटमेंट, यानी कैसे नियुक्ति होती है। तो फिर से अगले उसमें हम फिर से हेडिंग देंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये हम हेडिंग दिए। अब इसके बाद अब देखिए यहां पर आपको दोनों चीज बताना पड़ेगा, कौन अपॉइंट करता है और कैसे अपॉइंटमेंट की जो सिलेक्शन होता है वो बोला गया है, क्योंकि क्लियरली नहीं पूछा गया है। तो बोथ द, आप यहां पर लिखोगे बोथ द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट को अंडरलाइन कर दीजिए। यानी कि आपने क्या बताया कि दोनों ही मेंबर्स और जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब इसके बाद आपको बताना पड़ेगा यह नियुक्ति जो होती है एक सिलेक्शन कमिटी यानी कि एक समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें 5 मेंबर होते हैं और वो मेंबर्स का आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो एक्चुअली 5+1 होता है। सो द मेंबर्स आर सेलेक्टेड या जो भी क्वेश्चन में यूज किया गया है अपॉइंटमेंट लिखा गया है तो अपॉइंटमेंट ही लिखो। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी consisting of following members। ठीक है, ये मेंबर्स का नाम लिख दो आप, इस तरीके से आपने लिख दिया। यानी कि ये जो आयोग है इसके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और आयोग का अध्यक्ष जो है एक समिति के द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। तो वो सारे सदस्यों का नाम नंबर वाइज लिख दो। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रधानमंत्री एज चेयरपर्सन, उसके बाद आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, ये लिख दो। इसके अलावा आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष ऑफ लोकसभा। इसके अलावा आते हैं उपाध्यक्ष ऑफ
राज्यसभा, ध्यान रखिएगा यहां पर कभी भी चेयरमैन नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसा सदस्य है जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसी वजह से इस कमिटी में उसको नहीं बैठाया जाता है। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने पॉलिटी में। 5वें नंबर पर हम क्या बात करेंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और राज्यसभा और लोकसभा में जो ऑपोजिशन विपक्ष का नेता है वो सेलेक्ट होगा। तो ये हो गए 6 मेंबर्स। तो हमने क्या बता दिया? अपॉइंटमेंट भी बता दिया दोनों का। अब अगला जो फाइनल पार्ट आता है, फंक्शंस एंड पावर्स। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं, फंक्शंस एंड पावर ऑफ एनएचआरसी। जो क्वेश्चन में है उसी को एज इट इज, उसी शब्दों को यूज करिए जो आएगा, आयोग के कृत्य एवं शक्तियों, और उसके बाद कोलन देके आप पॉइंट वाइज लिखिए। अब ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न यह आता है कि जब भी हम एनएचआरसी या मानव आयोग की बात करते हैं ना, तो एक बात हमारे दिमाग में हमेशा सबको पता रहता है कि ये मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। ये बात हमको सबको पता है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अब कैसे हम पॉइंट्स बनाएं? क्योंकि यदि एक पॉइंट लिखेंगे तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे लिखें? तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा सकता हूं। ठीक है, सकता हूं या सकती हूं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप यहां पर क्या लिखोगे कि एक किस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देता है। जैसे कि सबसे पहले एक बॉडी बनी, तो क्या हुआ? बॉडी बनी तो ह्यूमन राइट्स के इश्यू को बॉडी लेवल पर, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, उठाया जा सकता है। सो द मेजर फंक्शन ऑफ एनएचआरसी इज टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस, टू टेक अप द केसेस ऑफ, टू टेक ह्यूमन राइट्स रिलेटेड केसेस। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आता है कैसे केसेस उठा सकते हैं। तो कैसे केसेस उठा सकते हैं? ये केसेस को खुद ब खुद उठा सकते हैं या कोई पिटीशन करे तो उठा सकते हैं। ये यदि हमें पता है तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि पावर्स के बारे में स्पेसिफिक पूछा है। तो यानी कि टू टेक अप ह्यूमन राइट रिलेटेड केसेस आइदर सुओमोटो, सुओमोटो यानी कि लैटिन होता है, वो खुद ब खुद ले सकता है, और बाय पेटिशन। ठीक है, पेटिशन इन कोर्ट। अब ये हो गया। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड हो सकता है कि यदि किसी को गलती हुई तो कंपनसेशन की ये अवॉर्ड कर सकता है। ठीक है, सो टू कंपनसेट द विक्टिम फॉर ह्यूमन राइट वॉयलेशन, ये भी आ सकता है एक पॉइंट। यानी कि जिसकी भी ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का हनन हुआ है, उसे ये कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं, और पॉइंट हो सकता है 4th नंबर में यदि बात करें तो हम सोचेंगे कि कहां कहां पर ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा हनन होता है। तो एक होता है जेल में, एक होता है जो विक्टिम रहता है उसका हनन होता है, एक होता है जो बहुत ही हीनियस क्राइम करता है, उसे हम जेल या टेररिस्ट एक कैटेगरी में रख देते हैं, नॉर्मली मानते हैं। तो दोनों का जो है ह्यूमन राइट बहुत ज्यादा अधिकार हनन होता है, अधिकतर आप केसेस में देखोगे। तो इन दोनों को आप अलग से मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पन्ने भरना है। बात समझ में आई? यदि आप नहीं लिखोगे तो आपके पास स्पेस बची रह जाएगी इन द पेपर। 175 वर्ड्स का है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स आपको लिखते जाना है, लेकिन 175 वर्ड्स में कम से कम 6 पॉइंट और 6 से 8 पॉइंट्स आपको लिखना ही चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखना ही है। ठीक है, सो अब यहां पर उठा सकते हैं कि टू टेक अप ह्यूमन राइट केसेस इन, एक साथ भी लिख सकते हो, इन जेल्स, केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, और आप लिख सकते हो इन केस ऑफ विक्टिम्स और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर हमने कई पॉइंट को एक ही साथ में कंपनसेट कर दिया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। यानी कि
ये क्या करेगा, मानव अधिकार से रिलेटेड केसेस में कहां कहां पर केसेस ले सकता है, ये हमने बता दिया। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, अब यदि ह्यूमन राइट की बात करें तो ह्यूमन राइट एक स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार इवॉल्व हो रही है। तो इवॉल्व हो रही है तो क्या हो रहा है, उसके लिए रिसर्च होगा, लिटरेचर डेवलप हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, टू कंटिन्यू R&D, research and development and study evolution of human rights, यानी कि मानव अधिकार में अधिक अध्ययन को कंटिन्यू करने का इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं। टेक अप एनी केसेस दैट ensures human rights of people are protected, यानी कि ऐसे सभी केसेस को लेना जिसके अनुरूप ह्यूमन राइट्स ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमी की मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो और वो प्रोटेक्ट रह सकते। इस तरीके से हम 6 या 7 पॉइंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चाहते तो हम इसे 2 पार्ट में लिख देते, 7 पॉइंट हो जाते, और यदि हम चाहें तो 2-4 पॉइंट और बढ़ा सकते हो कि यदि कोई भी पार्लियामेंट यानी संसद या स्टेट का विधानसभा मानव अधिकार से रिलेटेड कोई भी रूल्स या लॉ पास कर रहा है तो उसमें जो मानव अधिकार है अपने वाइटल इनपुट्स देता है, ये भी आप लिख सकते हो। ऐसे अलग अलग चीज लिख सकते हो। मानव अधिकार को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एनजीओस, सिविल सोसाइटी और अन्य पार्टनरशिप एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करके मानव अधिकार को देश के कोने कोने तक फैलाना और लोगों के मानव अधिकार के हित में काम करना, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। यहां मैंने 6 लिखा, आप अपनी जगह के हिसाब से इस तरीके से पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में आते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि ये सारी बॉडी में अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कंक्लूजन क्या लिखें। ध्यान रखिएगा, आप आंसर लिख रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि आप चीजों को लगातार इंप्रूव करो। तो यदि कोई भी कमी आपको दिखती है, आपको चाटुकारिता नहीं करना है, चापलूसी नहीं करना है। आपका काम क्या है कि आप एक सरकार के जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें कमी है तो उस इंस्टीट्यूशन की कमी को दिखाओ और आप इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है उसे रिकमेंड करो। एटलीस्ट अभी तो करना है, बाद में पेपर में तो करो ही, लेकिन फाइनल में ग्राउंड में कितना कर पाओगे वो तो नहीं पता। लेकिन कंक्लूजन में आपको इस बॉडी की कुछ कमी बताना है और कैसे इस बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहे ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपकी फार साइटेडनेस, कि आप अच्छे से मुद्दे को समझते हो और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे कि अलग अलग उठा सकते हो, बहुत सारी एनएचआरसी में कमी है। एक कमी क्या है कि ये 1 साल से पुराने केसेस को नहीं ले सकता, एक चीज है। दूसरी मेजर कमी क्या है कि जो ये बॉडी है क्या करेंगे, मेनली क्या है, जुडिशियरी वाले जजेस जो हैं ज्यादातर इस बॉडी में प्रेजेंट हैं, चाहे वो कमिटी सिलेक्शन की हो या तो फिर यदि हम बात करेंगे कोई भी लेवल की कमिटी, सिलेक्शन कमिटी या जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं। मुख्यतः कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। तो ये जजेस की जगह क्या एक्टिविस्ट का प्रेजेंस हो या एकेडमिशियन का प्रेजेंट हो, ये भी अच्छा नहीं हो सकता, या एनजीओस या सिविल सोसाइटीज के मेंबर्स के प्रेजेंस को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक सजेशन हो सकती है। तो इसको यदि हम सजेशन के रूप में लिखें तो कैसे करा जाए कि आप सबसे पहले बोलोगे, दो एनएचआरसी हैज done its work very well in the past 3 decades, but to strengthen its utility, its ambit could be strengthened, its ambit could be widened by including activists, NGOs, and famous academician to deepen the understanding of human rights. ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। So अब आप देखना, एकदम क्रिटिसाइज नहीं किया मैंने यहां पर, पहले मैंने थोड़ी सी तारीफ करी कि एनएचआरसी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकता है यदि हम कुछ लोगों को और ज्यादा इंक्लूड कर ले। इस तरीके से आपने एक कंप्लीट आंसर लिख लिया। सो यदि इसी में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना होगा तो एनएचआरसी since 1993 has done a phenomenal job, but its utility and ambitions
could be widened, could be increased by incorporating academicians, NGOs and civil society members। ऐसे करके आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो। यानी कि हमें कंक्लूजन लिखना है तो हमें दिखाना है कि अभी एक कुछ ना कुछ खामी है। रीजन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई भी संस्कारी सरकारी एसोसिएशन होती है कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, और यदि आप उसे परफेक्ट बोल रहे हो तो वो प्रॉब्लमैटिक है, आप वर्क कल्चर को नहीं समझ रहे हो। तो आप उसे दिखाओ कि कमी है और यहां पर इंप्रूव करने की स्कोप है जो हम एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे करके एक कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो। सिर्फ यही कमी नहीं है, कुछ और कमी भी आप निकाल सकते हो और इस तरीके से आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। टिल देन आज के लिए इतना ही हम यहां पर खत्म करेंगे। टिल देन कंटिन्यू योर स्टडीज एंड डू लेट मी नो यदि आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो। थैंक यू एंड गुड नाइट।